नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ जारी, भारत ने उच्चायुक्त अब्दुल बासित को जवाब तलब कर जताया कड़ा विरोध। कांग्रेस ने केंद्र की पाकिस्तान नीति को बताया ढुलमुल। प्रधानमंत्री की आज संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता। व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद रोकने पर होगी बात। दुबई में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी को 10 में से 8 सीट, सभी 16 नगर निगमों पर पार्टी का कब्जा। राजस्थान के 129 नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सत्ता में वापसी के लिए मैदान में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से कड़ी चुनौती। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड से चूकी साइना नेहवाल, रजत से रचा इतिहास। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी और मंगल सिंह चंपिया की जोड़ी को करना पड़ा सिल्वर से संतोष। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सीमा पर देर रात तक फायरिंग होती रही और कुछ इलाकों में मोर्टार भी दागे गए। लगातार फायरिंग से नाराज भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को कल बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान की तरफ से शनिवार सुबह शुरू हुई ताजा फायरिंग में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया। सचिव अनिल वाधवा ने पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग पर जवाब मांगा। भारत ने भारी हथियारों से फायरिंग और बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने पर कड़ा एतराज जताया। Secretary East conveyed that the Pakistan government needed to take necessary steps to ensure that the Pakistan military does not undermine peace and tranquility along the international boundary and the line of control. पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं से इनकार किया। साथ ही पाकिस्तान ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने की पेशकश की। We are concerned about ceasefire violations. Our side would like to have a more effective mechanism in place as to determine as to who indulges in these unprovoked firing. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रही फायरिंग का करारा जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। कई वर्षों के बाद जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की प्रतीक्षा थी लोगों को, वो अब देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अब ये है कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मनोबल बड़े ऊंचे स्तर पर है। वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों के सीमाई इलाकों में पिछले 8 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है। इस महीने 16 अगस्त तक पाकिस्तान 38 बार सीज फायर तोड़ चुका है। इस साल अब तक 230 बार पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। जुलाई में पाकिस्तान ने 19 बार संघर्ष विराम तोड़ा, जिसमें 3 जवानों समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर बात की है। पाकिस्तान से 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में होने वाली एनएसए स्तर की वार्ता से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। उधर कांग्रेस ने पाकिस्तान को लेकर केंद्र की नीति पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। दोनों के बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग पर बातचीत हुई। राज्यपाल ने सेना की 16वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा से भी बात की। उधर राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अस्पताल में घायलों का हालचाल पूछा। हम चाहेंगे कोई इसका परमानेंट कोई इस प्रकार के बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार का कोई किया जाए, ताकि लोग जो है इस प्रकार की सिचुएशन में जो है आके अपने अपने बच्चों को अपने बाकी वो सेफ जगहों पर आ जाएं। इस प्रकार की बात जो है वो भी अंडर कंसिडरेशन है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में नागरिकों की मौत की राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सरकार के ढुलमुल रवैये की आलोचना की। Having increased terror many-fold, now one day, our government is going 2 steps forward, 4 steps backward.
I think they do not have any clear policy vis-a-vis Pakistan. कांग्रेस के कई नेता दोनों देशों के बीच 23 और 24 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। Government of India must immediately call off the NSA level talks. There should be no contact with Pakistan till the time this brutality, this outrage does not cease. उधर बीजेपी ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। हम अच्छे संबंधों के बनाने की पहल करते हैं, मगर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान की पूरी रक्षा करते हुए। जम्मू कश्मीर में मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। पार्टी ने किसी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों की तरफ से सीमाई इलाकों का दौरा नहीं करने पर भी सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जैसा हमने आपको बताया कि पुंछ इलाके में सीमा पर देर रात भी फायरिंग होती रही। ताज़ा हालात क्या हैं, जानने के लिए रुक करेंगे स्थानीय संवाददाता जम्मू से जुड़े हैं शक्ति शर्मा। शक्ति, फिलहाल क्या ताज़ा हालात है, क्या अपडेट आप दे पाएंगे? पुंछ में कल भी फायरिंग जारी रही? जी, ताज़ा हालात की अगर हम बात करें तो लगातार 48 से पुंछ जिला में पाकिस्तान की तरफ से मोटर शेल जो है वो दागे जा रहे हैं। रुक रुक के फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है और बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। और बीते रोज जो है राजौरी में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई और राजौरी में भी रिहायशी इलाकों पे गोले दागे गए और जिसमें 3 लोग राजौरी के शहरी जो है वो जख्मी हो गए। और राजौरी पुंछ दोनों जिला में इस वक्त लोगों में काफी खौफ है, लोग काफी खौफजदा हैं, सहमे हुए हैं लोग। स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे, लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर पलायन कर चुके हैं और काफी जगह पर राजौरी और पुंछ दोनों जिले की अगर बात करें तो इस वक्त 25 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। 7 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई कमी इस वक्त नहीं आ रही है। फायरिंग लगातार जो है वो चली हुई तो जो है इन दोनों जिला में बढ़ा हुआ है और लोग अभी भी यहाँ पर समे हुए हैं। जी, आप बता रहे हैं रिहायशी इलाकों में लोग अभी भी डरे हुए हैं। क्या सुरक्षा बलों की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है? क्या अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाने की जरूरत है? हम लोग देखते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी सहायता जो है वो की जा रही है, लेकिन जब ये मार्टर के गोले आते हैं तो तब इन लोगों को भी पता नहीं होता है कहाँ पर ये गिरेंगे और किस तरह से गिरेंगे। और जब ये गिरते हैं तो उसके बाद अभी मैं राजौरी की बात करूँ तो राजौरी में 3 मकानों के ऊपर बीती रात जो है वो गोले दागे गए और मकानों को भी नुकसान पहुंचा और यहाँ लोगों को भी काफी चोटें लगी हैं। और सहायता पूरी तरह से सेना की तरफ से, सेना जो है पूरी तरह से डटी हुई है बॉर्डर पे और लोगों की सहायता कर रही है। हालांकि मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर पूरी तरह से दी जा रही है। तमाम जो बॉर्डर के साथ जुड़ने वाले पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस फैसिलिटी भी दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी लोगों को ना आए। बिल्कुल शक्ति, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और जो लोग खौफजदा हैं, जो लोग सुरक्षित इलाकों में नहीं हैं, उन्हें भी हटाने की कोशिश की जा रही है। पुंछ में सीमा पर देर रात भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी रही। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद रोकने की कोशिशों पर बात करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 34 साल बाद ये यूएई की यात्रा है। प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों देश लंबे वक्त के लिए तेल आपूर्ति का समझौता कर सकेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत में यूएई का निवेश बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को अबू धाबी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनके 5 भाइयों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। The fact that after such a long gap the Prime Minister is coming adds a lot of significance to this visit. What can be discussed? Well, bilateral issues. We have a lot already happening bilaterally between India and UAE. प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में भारतीय कामगारों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कामगारों की समस्याएं सुनी और इन्हें सुलझाने के उपाय पूछे। नरेंद्र मोदी अप्रवासी भारतीय निवेशकों से भी मिले और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। We look at this visit as providing a very strong fillip to further strengthening
the long-standing relations between India and the UAE. We hope that it will register key progress in a number of issues such as trade, investment, security cooperation, energy, as of course the interaction with the Indian diaspora. प्रधानमंत्री आज यूएई के शहजादे से मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी की दुबई के शासक और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी वार्ता होनी है। इन वार्ताओं में दोनों देश आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आज जीरो कार्बन सिटी मस्दर का दौरा करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। उनका दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों को भी आज संबोधित करने का कार्यक्रम है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और छठा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। इस नाते ये दौरा दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में 10 नगर निकाय के लिए 12 अगस्त को हुए चुनाव में बीजेपी ने नगर निगम की 2 सीट समेत 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। अब राज्य के सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणामों पर संतोष जताया, तो कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापम घोटाले पर खामोशी तोड़ने की मांग की है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में बीजेपी को जीत मिली तो भोपाल के बीजेपी कार्यालय ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उज्जैन और मुरैना नगर निगम पर जीत के साथ ही सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। वहीं विदिशा और हरदा नगर पालिका में बीजेपी को जीत मिली तो कांग्रेस सिर्फ सारंगपुर नगर पालिका में ही जीत दर्ज कर सकी। इसके अलावा कोटर, चाकघाट, भैंसदेही और सुवासरा नगर परिषद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। वहीं गुहवारा नगर परिषद पर निर्दलीय ने कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। ये उन लोगों को भी जवाब है जिन्होंने दुष्प्रचार करके मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश की थी। कांग्रेस के मित्र सोचें कि केवल आरोप लगाना, दुष्प्रचार करना, छवि खंडित करना, प्रदेश को बदनाम करना, इससे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पार्टी पर फिर से भरोसा जताने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को व्यापम घोटाले समेत दूसरे मामलों में फंसे बीजेपी नेताओं पर भी ट्वीट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों पर देश की जनता जानना चाहती है, सुषमा स्वराज का प्रकरण हो या वसुंधरा जी सिंधिया का प्रकरण हो, ललित मोदी का प्रकरण हो या शिवराज सिंह चौहान का व्यापम का प्रकरण हो, डॉक्टर रमन सिंह के चावल घोटाले का प्रकरण हो, पंकजा मुंडे का भ्रष्टाचार का प्रकरण हो, उसके बारे में मौन है और बाकी सारी चीजें वो ट्वीट करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के 10 नगर निकाय चुनाव के लिए 12 अगस्त को वोट डाले गए थे। इनमें 2 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 5 नगर परिषद की सीटें थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राजस्थान के 129 नगर निकायों के 3,306 वार्डों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 4300 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य के 37,12,316 मतदाता करीब 10,500 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 129 निकायों में 8 अगस्त को नाम वापसी के अंतिम दिन 45 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 10,582 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में बीजेपी के 23, कांग्रेस के 13 और 9 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 20 अगस्त को होगी। 21 अगस्त को अध्यक्ष पद और 22 अगस्त को उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा। बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को एनसीपी झटका दे सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे को लेकर पार्टी ने महागठबंधन से साफ साफ कह दिया है कि अगर 12 सीटें नहीं मिलती हैं तो गठबंधन से वो बाहर आ सकती है। हाल ही में हुए सीट बंटवारे में एनसीपी को 3 सीट दी गई। पार्टी के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि उनकी पार्टी बाकी विकल्पों पर विचार कर रही है। अगर 20 अगस्त तक 12 सीटें नहीं मिलती तो पार्टी बाकी विकल्पों के साथ जा सकती है। माना जा रहा है कि अगर सीटों पर बात नहीं बनती तो एनसीपी जन क्रांति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के बुत्तयागुड़म में
कोविंगू नहर में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। 17 तीर्थयात्रियों का एक समूह विजयवाड़ा से नुजवेद गोबुला मंदिर में दर्शन करके एक नहर पार कर रहा था। बाढ़ की वजह से पानी का स्तर ज्यादा था, जिसे पार करते वक्त 9 लोग पानी में बह गए। इनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 4 महिलाएं और 2 बच्चे पानी में बह गए। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, औरैया समेत कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका है। खास तौर से दक्षिण पश्चिम मानसून के अभी भी इस इलाके में सक्रिय होने की वजह से पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश के चलते सुरक्षा के लिहाज से केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ रहा है। कई स्थानों पर बारिश आफत लेकर आई है। सकनीधार में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, वहीं पौड़ी में मलबा आने से सतपुली कांसखेत मोटर मार्ग कई घंटे तक बाधित रहा। अहमदाबाद में डेंगू के नए मामले आने के बाद प्रशासन चौकसी बरत रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में अहमदाबाद में डेंगू के 37 मामले सामने आए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के एक जज भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में डेंगू के 37 मामले सामने आए, जबकि इस साल जनवरी के बाद से 327 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के अलावा शहर में मलेरिया के 247 मामले सामने आए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम ने 16 कंस्ट्रक्शन साइटों को भी सील कर दिया है, जहां मच्छरों की ब्रीडिंग होती पाई गई। साथ ही इनके मालिकों पर 58,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहंस अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। निमहंस अस्पताल के एक वार्ड में कल एक 22 साल के विचाराधीन कैदी विश्वनाथ ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। मानसिक रूप से अस्थिर विचाराधीन कैदी विश्वनाथ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। उसने पुलिस की राइफल छीनकर ताबड़तोड़ 23 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पहले विश्वनाथ को समझा बुझाकर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में कमांडो दस्ते ने उस पर काबू पाया। हालांकि कमांडो कार्रवाई में बुरी तरह से वो जख्मी हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विश्वनाथ को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे निमहंस अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता था। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, इंडोनेशिया में उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद लापता विमान हादसे का शिकार। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। मौजूदा वित्त वर्ष में अन्न के उत्पादन में 5% से ज्यादा कमी की आशंका है। रबी की बुआई में बेमौसम बरसात और खरीफ की बुआई के वक्त देर से बारिश को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर टिकी हैं, जो इस विपरीत परिस्थिति से निकलने में मदद करेगी। देश में कृषि की स्थिति खराब है। कम जमीन पर फसलों की बुआई का बुरा असर अनाज और तिलहन उत्पादन पर पड़ा है। इस साल 142 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती हुई है और सिर्फ 45% जमीन पर ही सिंचाई की व्यवस्था मिल सकी।
जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस मुश्किल हालात का सामना करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत करीब 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर खेती की जाएगी, जबकि 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर ड्रिप सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि उत्पादन में जब भी देश में कभी कभी ये सूखे के कारण आई है, तो इस वर्ष एक बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई है। 50,000 करोड़ का उसका बजट है, जो उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी। बारिश में देरी की वजह से पहले खरीफ का उत्पादन कम हुआ, जिसके बाद इस साल फरवरी और मार्च में बिन मौसम बरसात से रबी का उत्पादन घट गया। 2013-14 में 265 मिलियन टन रिकॉर्ड अन्न उत्पादन के मुकाबले 2014-15 में 251 मिलियन टन ही अन्न का उत्पादन हो सका। The ideal situation that we should, or the utopian situation that we should have is that we should have enough for our people, number one. Number two, enough for our buffer stock. Number three, we should export to the countries that need it, and it should be a revenue earner for us. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 3,078 रुपये पर मंथ एक किसान की आमदनी है, जबकि बैंक के 4th क्लास एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 42,000 रुपये पर मंथ है। तो कृषि हैज़ बिकम इकोनॉमिक, और अब कोई भी कृषि का काम नहीं करना चाहता। देश की आय में कृषि का योगदान सिर्फ 18% है, लेकिन गांव की 50% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। अगर कृषि के हालात में सुधार नहीं हुए तो इसका बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब रुख करते कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और मंगलवार दोपहर तक सभी नतीजे मिल जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के मैदान में होने से यह चुनाव खासा रोचक हो गया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना साफ कर चुके हैं कि राजपक्षे को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। श्रीलंका के 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता संसद के 225 सदस्यों को चुनने के लिए आज वोट डाल रहे हैं। 7 महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले महिंदा राजपक्षे अब प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में हैं। उनकी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस गठबंधन की अगुवाई कर रही है। मतदाताओं को उम्मीद है कि नई सरकार लोगों से किए वादे पूरा करेगी। I only care about who does the work, who works most for the votes they get. I mean, whoever gets elected, I think they should pay people back what they owe. I mean, they should work. राजपक्षे की पार्टी को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। विक्रमसिंघे के साथ श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस और बौद्ध भिक्षुओं की पार्टी JHU भी शामिल है। विक्रमसिंघे राजपक्षे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। This has been a free and fair election which people have not witnessed for a long time. The younger people have not witnessed it during their lifetime. It's to preserve this freedom and to build a new country. राष्ट्रपति सिरिसेना ने चुनाव से ठीक पहले चिट्ठी लिखकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। सिरिसेना ने कहा कि उन्होंने राजपक्षे को चुनाव लड़ने की अनुमति पार्टी बचाने के लिए दी थी। ये पहला मौका है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति श्रीलंका का संसदीय चुनाव लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में रविवार को हुए आत्मघाती हमले में पंजाब की गृह मंत्री शुजा खानजादा समेत 19 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन लश्कर झांगवी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री शुजा खानजादा के दफ्तर में रविवार को हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हमले के वक्त खानजादा दफ्तर में मौजूद थे। खानजादा अटक जिले के शाही खान गांव में अपने आवास पर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। हमलावर वहां घुसने में कामयाब रहे और उन्होंने खुद को बम से उड़ा लिया। छत लंटर गिर गया इंसानों पर और कोई बिल्कुल उड़ गए, कोई क्या। मैं इतने फासले पर बैठा था, ये तरह हो कहना और वो कहना। मेरे ऊपर छत गिर गया था, मैं अकेला नहीं तो बहुत सारी दुनिया थी। और फिर मेरा बेटा आ गया, मुझे नहीं पता चला इसने मुझे किस तरह उस छत के नीचे से निकाला, गाड़ी में डाला, हाजिर अस्पताल ले आए। खानजादा को अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कई बार धमकियां मिल चुकी थीं।
जो वहाँ से डेड बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं उसमें जो मेरी आखिरी इतलात जो मेरी 1122 के हमारे इंचार्ज हैं उनसे जो बात हुई थी उस वक्त तक वहाँ से जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई थी वो 11 थी। तो अगर आप शामिल करके 13 करें तो मैं इसको हतमी फिगर नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्करी झांगवी ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रिटायर्ड कर्नल शुजा खानजादा को अक्टूबर 2014 में पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में खासे सक्रिय थे। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को आर्मी स्कूल पर हमले के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद लापता हुआ विमान हादसे का शिकार हो गया है। त्रिगाना एयरलाइन के इस विमान का मलबा पापुआ के ओकबिब जिले में देखा गया है। विमान में सवार लोगों में किसी के बचे होने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इंडोनेशिया में लापता ATR 42300 विमान का मलबा मिलने का दावा किया गया है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक ग्रामीणों ने विमान को ओकबिब जिले के तोंगोक पहाड़ी पर गिरते हुए देखा है। अधिकारी स्थानीय लोगों से मिली सूचना की जांच में जुटे हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से इसमें बाधा आ रही है। Menurut informasi, pada malam hari ini pesawat Trigana Air yang hilang kontak sudah ditemukan di Camp 3 distrik Okpape, Kabupaten Pegunungan Bintang। विमान में चालक दल समेत 54 लोग सवार थे। विमान ने जयापुरा से उड़ान भरी थी और ये दक्षिणी शहर ओक्सीबिल जा रहा था, लेकिन ओक्सीबिल पहुंचने से 10 मिनट पहले ही हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार लोगों के परिजनों को अब भी उनके परिजनों के जिंदा बचे होने की उम्मीद है। हालांकि अधिकारियों ने यात्रियों के जिंदा होने की संभावना पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। Aku kalau masalah itu aku keep dulu soalnya aku juga belum tahu info pastinya, tapi yang aku tahu ya kita doain aja lah mudah-mudahan masih ada yang survive kayak gitu। इंडोनेशिया में इससे पहले भी कई विमान हादसे हो चुके हैं। 2014 में जावा समुद्र में एयर एशिया का विमान क्रैश हो गया था। इसमें सवार सभी 162 लोग मारे गए थे। वहीं 2015 को मैदान में सेना का C-130B हरक्यूलिस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 141 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरियाई सरकार के लड़ाकू विमानों ने कल राजधानी दमिश्क से लगे विद्रोहियों के कब्जे वाले एक उपनगरीय क्षेत्र दुमा के भीड़ भरे बाजार में हवाई हमले किए। इसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक यह हमला दुमा के मुख्य बाजार में उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आए हुए थे। सीरिया में बीते 5 साल से जारी गृह युद्ध में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 10 लाख लोग जख्मी हुए हैं। और अब कुछ अहम खबरें खेल के मैदान से। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने स्वीकार किया है कि उनके अंदर धैर्य की कमी थी और उन्होंने काफी गलतियां की, जिससे विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने का उनका सपना टूट गया। दुनिया की दूसरे नंबर के खिलाड़ी साइना को दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी और पिछली बार की चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन के खिलाफ 16-21, 19-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उधर पोलैंड में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में दीपिका कुमारी और मंगल सिंह चंपिया की भारतीय मिक्स डबल्स टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी मेक्सिको की आयदर रोमन और जुआन रेने सेरानो से 5-1 से हार गई। इस तरह भारत ने विश्व कप के तीसरे चरण में 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ अपना अभियान खत्म किया। अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी। भारत ने उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर जताया कड़ा विरोध। कांग्रेस ने केंद्र की पाकिस्तान नीति को बताया ढुलमुल। प्रधानमंत्री के आज संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता। व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद रोकने पर होगी बात। दुबई में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी को 10 में से 8 सीट, सभी 16 नगर निगमों पर पार्टी का कब्जा। राजस्थान के 129 नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सत्ता में वापसी के लिए मैदान में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से कड़ी चुनौती।
और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड से चूकी साइना नेहवाल, रजत से रचा इतिहास। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी और मंगल सिंह चैंपिया की जोड़ी को करना पड़ा सिल्वर से संतोष।